नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं यानी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जो जो पढ़ा था एक बार हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया था केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, फिर हमने केमिस्ट्री किस वर्ड से आया हुआ है यानी हमने केमिस्ट्री के एटिमोलॉजी के बारे में बताया था। फिर हमने केमिस्ट्री के ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया था कि भाई केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि भैया मेजर ब्रांचेज जो होते हैं 5 होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो ये सब हमने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया था कि भाई क्लास 10th में आपको केवल 3 ब्रांचेज के बारे में ही पढ़ना है, ऑर्गेनिक के बारे में, इनऑर्गेनिक के बारे में और फिजिकल के बारे में। फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करा था, हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को अच्छे तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, फिर हमने मैटर को डिस्कस किया था, फिर हमने मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई करा जाता है यानी हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन हमने कवर किया था। हमने केमिकली मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई करा जाता है यानी प्योर और इम्प्योर में, तो हमने ये सब भी डिस्कस करा था। हमने जाना था कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या होता है ना, कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, फिर हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था। फिर मिक्सचर में हमने जाना था कि भाई होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एलॉय के बारे में हमने जाना था यानी हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर में जाना था, कोलोइड के बारे में, है ना, हमने सस्पेंशन के बारे में जाना था, कोलोइड के बारे में जाना था, हमने इमल्सन के बारे में जाना था। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन तो किया था। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने किया था पिछले क्लास में, लेकिन हमने स्टडी नहीं किया था, हमने डिस्कस नहीं किया था कि भाई सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, केवल हमने आपको बता दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने केवल आपको बता दिया था कि भाई फिजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं लो एनर्जी बेसिस के आधार पे और हाई एनर्जी बेसिस के आधार पे। और लो एनर्जी में हमने बताया था कि भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस ही मेनली होता है। फिर हमने सॉलिड को क्लासिफाई करा था, लिक्विड को क्लासिफाई करा था, गैस को क्लासिफाई किया था। ठीक है, लेकिन हमने आपको सॉलिड, लिक्विड के, गैस के बारे में बताया नहीं था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर आपको समझना है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आपको पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। ठीक है, क्या चीज, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा, देखिए क्यों, क्योंकि हर एक चीज क्या है, मैटर है ना, हर एक चीज क्या है, मैटर होता है ना। अच्छा, मैटर होता है, ठीक है, तो मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। हर एक चीज क्या है, मैटर है, और मैटर जो होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, अच्छा अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, या तो पार्टिकल आपके, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये जो पार्टिकल्स है, या तो ये एटम हो सकता है ना, या तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो ये आयन हो सकता है। ठीक है, या तो ये एटम हो सकता है, या तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, हमने आपको एटम के बारे में बताया था कि भैया एटम क्या होता है। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया था क्या, कि भैया एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, और जब भी एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है ना। और आयंस क्या होते हैं, तो आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होते हैं। ठीक है, सिंपल जान लीजिए कि भैया आयंस क्या होते हैं, तो आयंस आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली
चार्ज्ड क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या समझना है, हमने थोड़ा डिस्कस कर लेना है सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोग पार्टिकल के बेसिस पर, ठीक है, पार्टिकल के बेसिस पर हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको पार्टिकल को समझना पड़ेगा, है ना, क्या समझना पड़ेगा, पार्टिकल को। अच्छा, पार्टिकल को समझने के बाद हमको पार्टिकल की क्या थ्योरीज हैं उनको समझना होगा, है ना। यानी सबसे पहले पार्टिकल, तो पार्टिकल तो हमने आपको समझा दिया कि भैया एटम, मॉलिक्यूल या आयन। एटम के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आयन सिंपल समझ लीजिए कि भैया इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आयंस। ठीक है, थोड़ा आयंस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए एटम, ठीक है, एटम तो आपको पता है ना। और देखिए ये जो एटम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एटम के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, जो एटम होता है, ठीक है, एटम के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। याद रखिएगा एटम के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर पार्ट में क्या आ जाएगा, तो मान लीजिए कि ये पूरा एटम हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एटम हो गया। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि भाई एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और बीच में जो होता है ना, यानी डेंस कंसंट्रेटेड पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, तो डेंस कंसंट्रेटेड पार्ट जो होता है ना, ठीक है, डेंस कंसंट्रेटेड सेंट्रल पार्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो आपको पता होगा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा क्या होता है भैया, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डेंस, ठीक है, डेंस कंसंट्रेटेड, ठीक है, डेंस कंसंट्रेटेड, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, डेंस कंसंट्रेटेड सेंट्रल पार्ट, किसका किसका सेंट्रल पार्ट, तो एटम का। ठीक है, तो डेंस कंसंट्रेटेड सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया वो न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या आ जाता है, तो न्यूक्लियॉन्स में आ जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा न्यूक्लियॉन्स में क्या आ जाता है, तो न्यूक्लियॉन्स में आ जाता है प्रोटॉन्स और क्या भैया, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाता है, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स यानी क्या चीज, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एटम, ठीक है, देखिए हमारा टारगेट है कि हम आपको थोड़ा आयंस के बारे में जानकारी दे दें। ठीक है, लेकिन आयन से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझना होगा। जैसे क्या, जैसे हमने आपको बताया कि भैया एटम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, और न्यूक्लियर पार्ट यानी क्या चीज, न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर पार्ट यानी क्या चीज, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स यानी क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, और अब दूसरा क्या, दूसरा है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया एक फिक्स्ड पाथ हो गया। ठीक है, ये जो होता है एक फिक्स्ड क्या होता है, पाथ होता है। और ये जो फिक्स्ड पाथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट या सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। याद रखिएगा ऑर्बिट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। फिर से ऑर्बिट या क्या चीज, सेल। ठीक है, तो ऑर्बिट और सेल क्या होता है, तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑर्बिट है के, दूसरा ऑर्बिट है एल, तीसरा ऑर्बिट है एम, और ये एन। इस प्रकार से आपके बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार फिर से समराइज कर लिया जाए पहले कि भैया एटम, ठीक है, तो एटम के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरा कौन सा पार्ट, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, यानी इस न्यूक्लियस के अलावा, ये जो न्यूक्लियस है इसके अलावा,
ठीक है। तो न्यूक्लियस के अलावा क्या बचा, तो न्यूक्लियस के अलावा बच गया आपका इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अलावा क्या बच गया, तो न्यूक्लियस के अलावा आपका बच गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, तो एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं सेल। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये फिर से एक बार, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी पूरा क्या हो गया, न्यूक्लियस। और ये बाहर वाला जो हो गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट या वोट सेल, ऑर्बिट या सेल। ठीक है, पहला होता है के, दूसरा होता है एल, फिर एम। ठीक है, फिर सो ऑन, इस प्रकार से ये मान लो कि हो गया एन। ये ठीक है। अच्छा, और आपको पता होगा, क्या पता होगा कि भाई के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 8 आते हैं। एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 18 आते हैं। एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 32 आते हैं। और ये जो नंबर होता है 2, 8, 18, 32 है ना, 2, 8, 18, 32, इसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, तो इसको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इस किस, ये जो है किस फॉर्मूला से आया, तो ये जो है 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से आया, है ना। ये जो है आपका किस फॉर्मूला से आया, 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से आया, है ना। और 2n स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बोर-बरी फॉर्मूला। याद रखिएगा, 2n स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, 2n स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं बोर-बरी फॉर्मूला। फिर से क्या बोलते हैं, तो बोर-बरी फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या था कि भैया हमने तो आयन समझना था, हमने क्या समझना था, आयंस। लेकिन हमने आयंस के जगह पे आपको एटम को समझा दिया, हमने न्यूक्लियस समझा दिया, है ना। हमने आपको न्यूक्लियस समझा दिया, हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आप, ठीक है, तो क्या देखिए, अब यहां पे समझिएगा, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं, ये तो हमने आपको समझा दिया कि भैया कौन कौन सा, एक होता है एटम का 2 पार्ट होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, वो हो गया न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, तो एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और हर सेल की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं, है ना। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर-बरी फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, तो वो 2n स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, वो 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या, कि भैया एलिमेंट है ना। एलिमेंट 2 तरह के होते हैं, एक स्टेबल होता है, दूसरा अनस्टेबल होता है। ठीक है, और हमने आपको डेफिनेशन में बता रखा है। ठीक है, और हमने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एटम का जो एक डेफिनेशन दिया था, वहां पे हमने आपको बताया था कि एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्ट होता है, यहाँ पे पढ़िए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, है ना। जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का, फिर से जो स्मॉलेस्ट क्या होता है, यूनिट होता है किसका, एलिमेंट का, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अच्छा, और हमने आपको ये भी बताया था कि भैया एटम 2 तरह के होते हैं, नॉट एटम, एलिमेंट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक स्टेबल, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि भैया एक होता है स्टेबल एलिमेंट, दूसरा होता है आपका अनस्टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो जब एलिमेंट 2 तरह के होंगे, ठीक है, जब एलिमेंट 2 तरह के होंगे, तो ऑब्वियस है कि जो एटम होंगे, ठीक है, ये जो एटम है ये भी 2 तरह का होगा। ठीक है, एक क्या होगा आपका, एक स्टेबल एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, अनस्टेबल एलिमेंट होगा। समझिएगा ध्यान से, क्या क्या होगा, तो एक स्टेबल एलिमेंट होगा, दूसरा कौन सा होगा, अनस्टेबल एलिमेंट होगा। ठीक है ना। अच्छा, स्टेबल कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जिसके वैलेंस सेल में, फिर से जिसके वैलेंस सेल में, ठीक है, जिसके वैलेंस क्या चीज, सेल में, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, अगर क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, जिसके वैलेंस सेल में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया वो स्टेबल है, वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और 2 केवल हीलियम का होता है। ठीक है, 2 जो होता है केवल किसका होता है, हीलियम का। ये भी याद रखिएगा,
ठीक है। 2 किसका होता है? केवल हीलियम का होता है। ठीक है। 8 किसका किसका होता है? तो बाकी जो बच गए, ठीक है, और कौन कौन से बच गए? तो नियॉन हो गया आपका, है ना, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, जेनन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया। ठीक है। तो बाकी सबके कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, एटम 2 तरह के होते हैं, एक स्टेबल होता है, दूसरा अनस्टेबल होता है। ठीक है। तो जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 2 में केवल हीलियम ही है। याद रखिएगा, 2 में केवल हीलियम। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। ठीक है। और जिसके जिसके 8 पूरे नहीं है, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में, ठीक है, वैलेंस सेल का मतलब क्या चीज? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना। वैलेंस सेल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल। ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना आपको कि भैया जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ठीक है। समराइज कर देते हैं फिर से। जो एटम होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है स्टेबल, ठीक है, दूसरा क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है। दूसरा क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है। अच्छा, स्टेबल यानी क्या? तो जिसका वैलेंस सेल, ठीक है, जिसका वैलेंस सेल 2 या 8 से फुलफिल होगा, ठीक है, 2 या 8 से क्या होगा? फुलफिल होगा, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। ठीक है। और 2 केवल किसका होगा? हीलियम का होगा। और 8 यानी किसका? 8 यानी हो जाएगा नियॉन का, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना, अनोनॉक्टियम। ठीक है। और ये आप बोल सकते हो कि भैया ये ग्रुप 18 की बात हो रही है ना। ये किसकी बात हो रही है? ग्रुप 18 की बात हो रही है, या नोबल गैस की ये बात हो रही है ना। यानी जितने भी नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो कि, क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि जो नोबल गैसेज होते हैं, ठीक है, जो नोबल गैसेज के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं एटम्स ऑफ नोबल गैसेज। ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर लिख दिया जाए क्या भैया कि एटम्स ऑफ किसके? नोबल गैसेज, एटम्स ऑफ नोबल व्हाट गैसेज आर स्टेबल। सिंपल तरीके से जितने भी नोबल गैसेज होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बाकी जो बच गए यानी रेस्ट जो हो गए, ठीक है, रेस्ट जो हो गए वो क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए। रेस्ट जो हो गए वो क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? अच्छा, अब देखिए, अब क्या, जितने भी अनस्टेबल हैं, ठीक है, जितने भी आपके अनस्टेबल क्या चीज? एटम्स हैं, ठीक है, सारे जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। समझिएगा, जितने भी अनस्टेबल एटम्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या होना चाहते हैं? वो सारे स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है। सारे जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। अच्छा, स्टेबल कब होंगे? जब वो इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस का या इनर्ट गैस के जैसा वैलेंस सेल प्राप्त कर पाएंगे, है ना। वैलेंस सेल क्या कर पाएंगे? प्राप्त कर पाएंगे। यानी अगर अगर वैसा कोई भी एटम जिसके अंतिम में, जिसके लास्ट में या तो 8 होगा या तो क्या होगा? 2 होगा, है ना, या तो 8 होगा या तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी एवरी अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है, एवरी यहाँ पे एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से बना होता है। तो अगर आप एटम को समझ लेते हो तो आप एलिमेंट को समझ लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी अनस्टेबल एटम वांट टू बिकम स्टेबल बाय फिलिंग देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट विथ आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी अनस्टेबल हैं वो या तो 2 पूरा करना चाहते हैं या तो 8 पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो इनर्ट गैस का, ठीक है, ये जो नोबल गैस है या जो इनर्ट गैस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या, तो जितने भी आपके अनस्टेबल एलिमेंट है वो क्या बनना चाहते हैं? स्टेबल बनना चाहते हैं। ठीक है। तो स्टेबल बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? फिर से इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। फिर से एटम 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? स्टेबल, दूसरा क्या चीज? अनस्टेबल। ठीक है। तो क्या, तो जितने भी अनस्टेबल एलिमेंट्स वो क्या बनना चाहेंगे? स्टेबल बनना चाहेंगे। जितने भी अनस्टेबल एटम बोलना चाहिए हमको यहाँ पे। ठीक है। तो जितने भी अनस्टेबल एटम्स हैं वो क्या बनना चाहेंगे? स्टेबल बनना चाहेंगे। ठीक है। अब स्टेबल बनने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा, या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा, या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा, है ना। या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या लूज करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आपका आयंस बन जाएंगे। ठीक है। क्या
बन जाएगा, यानी एटम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एटम जो है आपका वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार, एटम दो तरह के होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल। जितने भी अनस्टेबल होते हैं सारे स्टेबल बनना चाहते हैं। ठीक है, सारे क्या होना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, उनकी एक टेंडेंसी है। ठीक है, तो स्टेबल बनने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, मतलब या तो गेन करेंगे या तो लूज करेंगे। ठीक है, और जैसे ही कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इस प्रकार से दो तरह के आयन बन जाते हैं, एक प्लस यानी पॉजिटिव आयन, दूसरा क्या बन जाता है, निगेटिव आयन, है ना। इस प्रकार से दो आयन तैयार हो जाता है, एक हो जाता है पॉजिटिव आयन, दूसरा क्या चीज, निगेटिव आयन, है ना। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कटायन, है ना, एक को बोलते हैं कटायन, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से हमने क्या समझ लिया, हमने आयन को समझ लिया। ठीक है, तो हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि आयंस क्या होते हैं, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयंस आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। आयंस क्या होते हैं, तो आयंस आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। कब बनते हैं, तो जब भी एटम इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, तो क्या बन जाता है, एटम आयन बन जाता है। क्यों लूज करेगा, क्यों गेन करेगा, क्योंकि जितने भी अनस्टेबल एटम्स हैं, जितने भी आपके अनस्टेबल एटम्स हैं, सारे क्या बनना चाहेंगे, स्टेबल बनना चाहेंगे, है ना। अब उसके लिए उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेंगे तो वो आयंस बन जाएंगे। और दो तरह के आयंस हो गए, कौन कौन सा, एक हो गया पॉजिटिव आयन, दूसरा निगेटिव आयन। ठीक है ना, आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो कि आयंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल आयन, ठीक है, एक होता है क्या जी, सिंपल आयन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका कंपाउंड आयन। ठीक है, और सिंपल आयन में आप कैटेगराइज कर सकते हो कि एक होता है प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, आयंस की बात हो गई। ठीक है, यानी क्या, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा या तो आयंस होगा। ठीक है, हमने आपको एटम भी समझा दिया, हमने आपको मॉलिक्यूल भी समझा दिया और हमने आपको आयंस भी समझा दिया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब क्या, अब डिस्कस कर लिया जाए पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पार्टिकल थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, अगर हम लोग पार्टिकल थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे तो हम लोग, ठीक है, हम लोग जो है सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, ठीक है, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को हम लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन तो हमने कवर कर रखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इसको भी, यानी सॉलिड लिक्विड गैस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और सॉलिड लिक्विड गैस को कवर करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पार्टिकल थ्योरी। और उससे पहले पार्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिया कि भाई पार्टिकल क्या होते हैं, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एटम मॉलिक्यूल हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था और आज हमने आयंस डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आयंस क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। कब बनते हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, और दो तरह के होते हैं, सिंपल आयन और क्या चाहिए, कंपाउंड आयन। और सिंपल आयन समझ आ गया आपको, प्लस और क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, आप उसको कटायन और एनायन भी बोल सकते हो। चलिए, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं किसकी, पार्टिकल थ्योरी की। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल थ्योरी में, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी क्या है, ठीक है, पहली थ्योरी क्या है कि भैया जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके मूव करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, क्या भैया, कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या है भैया, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए और ये हर एक डायरेक्शन में मूव करें। इनका डायरेक्शन देखो आप, यहाँ पे इनका आप डायरेक्शन देखो। ठीक है, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली क्या करते रहते हैं, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। आ रही बात समझ में। और इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, इनका जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने नोटिस किया था। ठीक है, दैट इज वाई जो मूवमेंट होता है इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो मूवमेंट होते हैं, किसका मूवमेंट, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ब्राउनियन व्हाट, मूवमेंट। ठीक है, तो इस सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया कि भैया जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इस मूवमेंट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक है, दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला प्रॉपर्टी डिस्कस किया और हमने यहाँ पे रिवर्स से स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिवर्स से स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, हम बोल तो रहे हैं कि भैया पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भैया ये प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिवर्स स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, और इन स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। याद रखिएगा, ये जो स्पेस होता है, ठीक है, किसके बीच में, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और ये जो स्पेस होता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो देखिए अगर आप पार्टिकल को समझ जाते हो, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को समझ जाते हो, तो आप इजीली, ठीक है, इजीली आप क्या समझ सकते हो, मैटर को समझ सकते हो। ठीक है, और मैटर को आप अच्छे तरीके से तो समझ ही सकते हो, आप जो है सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, क्योंकि हर एक चीज क्या है, मैटर है। लेकिन हम लोग अभी किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग अभी सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के कारण हमको क्या पढ़ना पड़ा, पार्टिकल्स पढ़ना पड़ा। और पार्टिकल्स में हमने आपको आयन बताया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमने यहां देखा कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते रह रहे हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है इनको क्या बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, और ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। याद रखिएगा, ये जो स्पेस होता है, ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़ो एक बार आप, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर लार्जर कंपेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल देमसेल्फ। यानी क्या, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि भाई पार्टिकल का साइज इतना है। ठीक है, मान लो कि पार्टिकल का साइज इतना है, तो स्पेस जो होगा, ठीक है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो काफी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यानी द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर लार्जर, ठीक है, लार्जर कंपेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल देमसेल्फ। ठीक है, और ये जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट यानी पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, अब कैसे भी 3 देखो, आप पीछे से आओ, यानी अब बैकवर्ड तरीके से पढ़ो। ठीक है, या आप फॉरवर्ड तरीके से पढ़ो, 3 नंबर ही रहने वाला है ना। चलिए, अब इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब जिस फोर्स से पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इनको, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या चीज, फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्सेस गेट स्ट्रॉन्गर एज पार्टिकल गेट्स क्लोजर। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, यानी क्या, यानी अगर स्पेस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। सिंपल सा है, स्पेस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, स्पेस अगर बढ़ेगा, है ना, स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्या भैया, कि अगर फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, अगर क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा तो स्पेस घटेगा, फोर्स बढ़ेगा तो स्पेस घटेगा, फोर्स घटेगा तो स्पेस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गई पॉइंट नंबर 3। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला कि भैया ब्राउनियन मूवमेंट है, मूव करता है पार्टिकल्स। उसके बाद क्या है कि भैया स्पेस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, और ये क्या कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यानी पॉइंट नंबर 4। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवर्स देख रहे हैं, है ना, रिवर्स में तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है भैया, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम सबस्टेंसेज आर मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भैया सेम सबस्टेंसेज के, फील करिए थोड़ा, स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार। ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम सबस्टेंसेज यानी सेम सबस्टेंसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सेम सबस्टेंसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम पार्टिकल से बनते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सेम सबस्टेंस के, वो सेम पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सेम पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, चलिए यहां तक हो गई बात, ये यानी ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4, लेकिन रिवर्स से, और फ्रॉम द बिगिनिंग ये पॉइंट नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं, और ये हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है। ठीक है, ये देखिए 1 हमारा है। ठीक है, ये 1 है, और ये पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भैया कोई भी चीज होता है सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कुछ भी होता है, हर एक मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, और पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, और सेम पार्टिकल होगा तो सेम अगर सबस्टेंस होगा तो सेम पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्पेस होता है उनके बीच में, और पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, प्रॉपर्टीज की। और पार्टिकल्स हमने आपको समझा दिया कि भैया एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। एटम मॉलिक्यूल्स हमने पहले समझ रखा था, और यहाँ पे हमने आयन भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात किसकी, यानी ये बात हो गई पार्टिकल्स की और पार्टिकल थ्योरी की, है ना। चलिए अब हम लोग पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पर, पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। ठीक है, देखिए सॉलिड, सबसे पहले क्या चीज, सॉलिड। ठीक है, तो देखिए वैसे हमने आपको सॉलिड बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना है सॉलिड तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां से आपको सॉलिड का कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉलिड पहला पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट कि भैया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी स्ट्रांग होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगा तो स्पेस ऑब्वियस है कि एकदम ना के बराबर होगा। ठीक है, और आपका अगर स्पेसिंग नहीं होगा, अगर स्पेसिंग नहीं होगा तो जो मूवमेंट है, ठीक है, जो मूवमेंट है वो एकदम ना के बराबर होगा, यानी लिटिल मूवमेंट होगा। सिंपल सी लॉजिक है, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, फिर से क्या होता है सॉलिड, ठीक है, क्या होता है सॉलिड, तो सिंपल एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम ना के बराबर, और जब स्पेस ही नहीं है, ठीक है, जब स्पेस ही नहीं है तो मूव कहां से करेगा, ठीक है, वो मूव कहां से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया जाए भाई फोर्स ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा तो जो स्पेस होता है, ठीक है, खुद सोचो फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो स्पेस एकदम कम हो जाएगा, स्पेस कम होगा तो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गई बात किसकी, ये बात हो गई आपका सॉलिड की। ठीक है, और हमने सॉलिड को क्लासिफाई भी कर रखा है कि भाई सॉलिड कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं किसकी, लिक्विड की। तो लिक्विड में सिंपल अट्रैक्शन यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मीडियम होता है, स्पेस भी मीडियम होता है, और जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, आपका मीडियम ही होता है। ठीक है, मूवमेंट जो होता है वो भी क्या होता है, मीडियम ही होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो पॉइंट आप डिस्कस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमने मूवमेंट लिखा हुआ है वो वाइब्रेशनल है। इसका मतलब क्या कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मेन पोजीशन पर ऊपर नीचे होते हैं, यानी अपने मेन पोजीशन पर ही क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, मेन पोजीशन पर ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं। ठीक है, मेन पोजीशन पर वो वाइब्रेट भी करते हैं, यानी ऊपर नीचे भी होते हैं, और वो रोटेट भी क्या करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, लिक्विड की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैस का। तो सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एकदम ना के बराबर, ठीक है, एकदम वीक होगा आपका। ठीक है, जब फोर्स ही नहीं है तो स्पेस सोच लीजिए कितना ज्यादा होगा, और जब स्पेस ज्यादा होगा तो उसको मूवमेंट का पूरा चांस मिल गया। ठीक है, मूवमेंट का उसको पूरा चांस मिल गया। ठीक है, और किस तरह का मूवमेंट होगा, तो वाइब्रेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी होगा, ट्रांसलेशनल भी होगा। ठीक है, यानी वाइब्रेटरी मोशन भी वो करेगा, रोटेटरी मोशन भी करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा।
ठीक है। और ये सब हमने आपको बता रखा है कि भाई वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। ये सब हमने काइनेमैटिक्स वाले सीरीज में आपको बता रखा है कि भाई मोशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, सॉलिड की बात होगी, लिक्विड की बात होगी, और किसकी बात होगी, गैस की बात होगी, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब क्या हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी क्या इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है? तो यस, हम लोग इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू, ठीक है। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? तो इंटर कन्वर्जन का सिंपल सा मतलब हुआ, ठीक है, ये जो इंटर कन्वर्जन है, यानी सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना, गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी इंटर कन्वर्जन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन कहलाता है। और इंटर कन्वर्जन कैसे होगा? तो इसके लिए दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक तो प्रेशर है, एक क्या है आपका प्रेशर है, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। एक क्या है, प्रेशर है, दूसरा क्या है आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा, यानी यूजिंग द पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन यू हिट अ सबस्टेंस, ठीक है, व्हेन यू हिट अ सबस्टेंस, यानी पार्टिकल थ्योरी। अब पार्टिकल थ्योरी क्या होता है, एक बार देख लो जल्दी से आप, पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। ये होता है पार्टिकल थ्योरी की, मूव करते रहता है, स्पेस होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सेम सबस्टेंस होगा तो वो सेम पार्टिकल से बना होता है, और हर एक चीज किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पार्टिकल थ्योरी, है ना, ये हो गया पार्टिकल थ्योरी। और उस थ्योरी के हिसाब से, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने सॉलिड को डिफाइन कर दिया, लिक्विड को और गैस को। और अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन की। इंटर कन्वर्जन है नहीं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। और इसमें भी हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि भैया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी व्हाट वुड हैपन, ठीक है, इफ यू हिट अ सबस्टेंस। अगर आप कोई भी सबस्टेंस को हिट करते हो, ठीक है, कोई भी सबस्टेंस को अगर आप हिट करते हो तो उस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। और इसको हमको समझना है, ठीक है। लेकिन हम लोग बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, पार्टिकल थ्योरी के आधार पे, ठीक है। चलो तो खुद समझिए आप ध्यान से, ठीक है, खुद समझिएगा। चलिए देखिए कैसे। अगर आप हिट करते हो, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, हिट करते हो, तो हिट कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। अगर आप हिट कर रहे हो तो आप एक तरह से क्या कर रहे हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। अच्छा, और वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस एनर्जी के चलते जो फोर्स है, ठीक है, वो जो फोर्स है, वो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर से यहाँ पे समझिए, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो या हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सारी बात समझ में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो स्पेस क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, स्पेस क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना, हीट एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपका जो बॉन्ड है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा, ठीक है। यानी जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, यानी जो बॉन्ड यानी क्या चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड आपका ब्रेक होगा या बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा, बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बढ़ जाएगा, यानी स्पेस बढ़ जाएगा, है ना, उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा तो उनके बीच जो मूवमेंट है, यानी पार्टिकल्स तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई कि भैया हीट का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, हीट का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस इफेक्ट को, ठीक है, हीट का इफेक्ट क्या होगा, इसको हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी समझा रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार उसको, ठीक है, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, उसको, या इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम लोग जो है थोड़ा समझ लेते हैं कि भैया हीट का क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भैया यहाँ पे होता है प्रोटॉन, है ना, एटम में क्या होता है, अंदर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है,
ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। यानी फिर से न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ पे कितने होते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका प्लस है, ये क्या है प्लस है, और ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और प्लस माइनस के बीच में, यानी ये जो आपका न्यूक्लियॉन्स हो गया और ये जो हो गया इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में भी फोर्स लगता है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। याद रखिएगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। किसके बीच में, किसके बीच में, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या, तो जैसे ही आप, ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, रब करते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ तक कोई भी समस्या है तो बताइए आप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि भैया कि अगर हम लोग हिट करेंगे, ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि अगर हम लोग हिट करेंगे तो आपका फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो मूवमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से मूवमेंट बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है आपका इंटर कन्वर्जन हो सकता है। सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटर कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसी चीज को, ठीक है, कि भैया हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम आपको एटम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एटम है आपका, है ना, ये जो एटम है, ठीक है, तो एटम में 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं। ये जो एटम है इसमें 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा फोर्स, यहाँ पे यानी अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। और ये पूरा प्लस है और ये क्या है, माइनस है आपका। और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो है क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये थोड़ा वीक है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, थोड़ा क्या है वीक, किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में, यानी न्यूक्लियर कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, होता है क्या नॉर्मली कि जैसे ही हम लोग रब करते हैं किसी चीज को, हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है ना। रब करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो जो अंतिम सेल में, ठीक है, जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा उनको क्या बोलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखिए थोड़ा, ये एक मान लो कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस है कि फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आपका बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोर्स कम हो गया, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से और ये डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस और क्या हो गया, बढ़ गया, तो डिस्टेंस और बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या हो गया, और कम हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी इस पर कम फोर्स लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी क्या लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है। क्यों कम फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है काफी दूरी है, ठीक है। ये जो है मतलब ये जो है आपका न्यूक्लियस से काफी दूर है। और जब न्यूक्लियस से काफी दूर है यानी डिस्टेंस ज्यादा है, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि फोर्स क्या होगा, कम होगा,
है ना। तो ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और आपने हिट कर दिया यानी आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो ये आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे वहां से, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, है ना। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका जो बॉडी है वो बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से जो बॉडी है वो बॉडी क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य क्या था, मेरा उद्देश्य सिंपल सा था, ये समझाना कि अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, अगर आप क्या करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, यानी अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हो, तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। फोर्स घटेगा तो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स घटेगा तो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही बात समझ में ना। अच्छा, यहाँ पे आप इन दोनों को थोड़ा देख लो कि यहाँ पे क्या था, स्पेस बढ़ रहा था, यानी इन दोनों की बीच की दूरी बढ़ रही थी, तो स्पेस अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने आपको कंप्लीट पार्टिकल थ्योरी समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई इंटर कन्वर्जन की। और यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया कि भैया अगर हम लोग हिट करेंगे तो क्या होगा, है ना, हिट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, वो क्या है, तो वो है डिफ्यूजन। ठीक है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट है आपका डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। देखिए डिफ्यूजन, ठीक है, नाम से क्लियर है, डिफ्यूजन यानी मूवमेंट। ठीक है, किसका मूवमेंट, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब कब होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट कब होगा, जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, है ना, जब आप क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो जब हीट आप प्रोवाइड करोगे तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। और स्पेस जब बढ़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन होगा, है ना। जो पार्टिकल्स हैं आपके वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना। और कहाँ मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। याद रखिएगा, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यहां पे देखिए कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जो मूवमेंट है वो भी बढ़ेगा। अच्छा, और मूवमेंट बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ऑब्वियस है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का स्पेस बढ़ेगा, और जब पार्टिकल्स का स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आपको पता होगा कि वॉल्यूम इज द स्पेस, ठीक है, कंटेन्ड इन इट, कंटेन्ड इन इट। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और स्पेस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्यों ये भी जान लो, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। समझिएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी होता है और ये जो वॉल्यूम है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन से, यानी ये जो डेंसिटी है आपका और ये जो वॉल्यूम है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि ये घटेगा, डेंसिटी घटेगा, है ना। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम भी घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी, समझिएगा, डेंसिटी और वॉल्यूम जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इन दोनों केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं और प्रेशर को एक बार बढ़ाते हैं और एक बार घटाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को अगर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाएगा। याद रखिएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे,
पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब वॉल्यूम घट जाएगा तो आपका डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वॉल्यूम घट जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि भैया दोनों जो है डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और ये केस देख लीजिए कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो, ठीक है, और प्रेशर को घटाते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टिकल्स है वो फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब पार्टिकल्स फैलेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। ठीक है, तो ये आप एक छोटा सा डाटा है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई इंटर कन्वर्जन की, और यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया कि भैया कब बढ़ेगा, ठीक है, क्या बढ़ेगा, कब डेंसिटी बढ़ेगा, कब वॉल्यूम बढ़ेगा, कब घटेगा, टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो हमने देख लिया, डिफ्यूजन क्या होता है ये सब हमने देख लिया, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, आयंस क्या होता है, आयंस किस प्रकार से बनते हैं, स्टेबल का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक हमने स्किप कर दिया है, यहाँ पे हमने आपको थ्योरीज के बारे में नहीं बताया। पार्टिकल थ्योरी तो हमने बोला, लेकिन पार्टिकल के बारे में हमने आपको समझा दिया, लेकिन थ्योरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हमने आपको नहीं समझाया। ठीक है, तो ये देखिए ये टॉपिक हमने स्किप कर दिया था। ठीक है, थोड़ा थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरी का मतलब क्या होता है, तो थ्योरी क्या होता है, थ्योरी इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का एक सीरीज होता है। ठीक है, थ्योरी क्या होता है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स का क्या होता है, सीरीज होता है। ठीक है, अच्छा, विच आर डेवलप्ड टू एक्सप्लेन सेवरल रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, विच आर डेवलप्ड टू एक्सप्लेन सेवरल रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी थ्योरी क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का बोल सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक सीरीज होता है। ठीक है, जो डेवलप करा जाता है क्या करने के लिए, तो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, या किसी चीज को डिटेलिंग करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात थ्योरी की। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए मॉडल। ठीक है, मॉडल क्या होता है, तो मॉडल जैसे हमने आपको बता भी रखा है एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल हमने आपको बता रखा है, थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो मॉडल मतलब सिंपल समझ लो कि एक तरह से इमेजिनेशन हो गया, है ना, एक तरह से हमको क्या हो गया, इमेजिनेशन, हमको आइडिया लग जाता है कि भैया वो कैसा है। जैसे एटम की बात करते हैं हम लोग, तो एटम हम लोग मान के चलते हैं कि भैया एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है ना, चलिए ये सब तो हो गई बात, है ना, कि भैया पार्टिकल थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया, पार्टिकल डिस्कस कर लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और ये हमने देख लिया कि भैया क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किसका इफेक्ट, यानी टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, डिफ्यूजन भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है, जो हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, कौन कौन सा, ये हो गया आपका सॉलिड। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लिक्विड। ठीक है, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये क्या हो गया आपका गैस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका गैस। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं स्टेट ऑफ मैटर, जैसे बीईसी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है, फिर होता है फर्मियंस डाई कंडेंसेट। ठीक है, जीरो स्टेट ऑफ मैटर, एफडीसी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो हमने अभी डिस्कस नहीं करना है, सॉलिड लिक्विड गैस काफी है इतना। ठीक है, चलिए ये बात होगी, सॉलिड लिक्विड गैस की बात होगी ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोग क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, फिर हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, यह क्या है भैया, कि बहुत सारे सब्सटेंसेस, ठीक है, सम नहीं, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केवल एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केवल एक ही स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे आपका बहुत सारा है कि भैया वो सॉलिड के फॉर्म पे ही आपको हमेशा मिलेगा, केवल वो सॉलिड के फॉर्म पे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से अधिक स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पानी है आपका, पानी, तो पानी जो है आपका ये आइस के फॉर्म पे भी मिलेगा, यानी आपको सॉलिड के फॉर्म पे भी मिलेगा। पानी जो है आपको ये लिक्विड के फॉर्म पर भी मिलेगा, पानी आपको वेपर के फॉर्म पर भी मिलेगा, है ना, पानी जो है आपका वेपर के फॉर्म पर भी आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, और वेपर के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है, गैस के बारे में, ये सब हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बार आपने चेक कर लेना है। ठीक है, एक बार आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। हमने सॉल्यूशन वाले सीरीज में अच्छे तरीके से बता रखा है कि वेपर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं।
यानी सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंसेज हैं, ठीक है, शेप के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे, कंप्रेशन के आधार पे, ठीक है, हीट करने पर एक्सपेंशन के आधार पे, एबिलिटी टू फ्लो के आधार पे, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग समराइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सॉलिड के लिए है, ठीक है, दूसरा है आपका लिक्विड के लिए है, तीसरा है गैस के लिए है, ठीक है। तो देखिए शेप की अगर बात किया जाए तो इसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। इसका लिक्विड का शेप क्या होता है, तो कंटेनर का शेप होता है, ठीक है। इसका भी कंटेनर का ही शेप होता है। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका साइज ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये इजिली कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग भी इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हिटिंग ऑन एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये आसानी से एक्सपैंड होता है, ये भी एक्सपैंड होगा, ये भी एक्सपैंड होगा, ठीक है। एबिलिटी टू फ्लो, ये फ्लो नहीं करेगा, ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल, ठीक है, मतलब नॉट एक्यूरेट बट ओवरऑल जो है ये डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस में। चलिए ये सब तो बात हो गई, बेसिक चीजें है ना, ये तो हमने पिछले क्लास का ही अभी तक कवर करा है, ठीक है। और टाइम जो है करीब 54 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट था कि भाई आज हमने ये सब पढ़ना था, आज हमने ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करना था, ठीक है। अब ये तो लग रहा है कि काफी समय हो गया है, तो ये हम लोग अगले क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सब जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।